स्टूडेंट्स, कल तुम लोगों को हम घिरनी से, कल जो तुम लोगों को हेडिंग हम पढ़ाए थे, घिरनी से गुजरते हुए संबद्ध पिंड की गति पढ़ाए थे। घिरनी से अगर कोई डोरी गुजर रही हो और उससे कोई पिंड बंधा हो तो उसके लिए डेरिवेशन हमने कराया था। तो डोरी में उत्पन्न त्वरण आया था, डोरी में उत्पन्न त्वरण आया था और वह उत्पन्न त्वरण A इज इक्वल टू था m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। और डोरी में उत्पन्न तनाव आया था, डोरी में उत्पन्न तनाव क्या आया था, ध्यान दो। डोरी में उत्पन्न तनाव कैपिटल G इज इक्वल टू आया था 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। ऐसे आज हम अगली हेडिंग आज पढ़ाने तुम लोगों को चल रहे हैं, डोरी से संबद्ध पिंड की गति। डोरी से संबद्ध पिंड की गति, डोरी से संबद्ध पिंड की गति। अब इसमें एक और टॉपिक है, बस इसे पढ़ना है। इसके बाद एक लास्ट में और टॉपिक है, डोरी से संबद्ध पिंड की गति के बाद पिंड मेल करना हम लोगों को। तो अब देखो, कल का जो डेरिवेशन था वो डोरी में उत्पन्न तनाव का काम तो हो गया था। आज हम लोगों का यही काम है, यही काम है, लेकिन कैसा है देखो। उस दिन हम लोग घिरनी पर काम किए थे। ऐसे कोई दृढ़ाधार था, उस दृढ़ाधार पर ऐसे कोई घिरनी लगी हुई थी, उससे कोई डोरी ऐसे चल रही थी। यहाँ m1 द्रव्यमान लटक रहा था और यहाँ पर m2 द्रव्यमान लटक रहा था। तो इसके कारण इसमें त्वरण निकाले हैं, ये आया था और तनाव ये आया था। लेकिन आज का मेरा टॉपिक कुछ अलग है, डोरी से संबद्ध पिंड की गति। ये ऐसे कोई क्षैतिज है, मेज समझ लो, ऐसे ये कोई क्षैतिज है। इस क्षैतिज पर यहाँ एक पिंड रखा है m1, यहाँ पर एक m2 द्रव्यमान का पिंड रखा है और यहाँ पर एक m1 द्रव्यमान का पिंड रखा है। कितने द्रव्यमान का? m1 द्रव्यमान का। और ये दोनों एक रस्सी से बंधे हुए हैं, ठीक है। ध्यान दो, उस दिन का टॉपिक तो ये था, लेकिन आज का टॉपिक ऐसा है कि कोई क्षैतिज मेज है और उस क्षैतिज मेज पर m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड रखे हैं और ये दोनों पिंड किसी रस्सी से, किसी अभिन्नत भारहीन डोरी से बंधे हुए हैं। तो मुझे एक, जैसे यहाँ पर बैलेंसिंग समझाए थे वैसे देखो, बहुत इत्मीनान से सोचोगे तब से ही समझ में आने वाला है, नहीं तो बाकी हवा लगेगा। माना देखो, लिखोगे माना m1 तथा m2 द्रव्यमान के दो पिंड किसी क्षैतिज पर एक डोरी से बांधकर रखे गए हैं। अब आगे ये सपोज करो कि अगर हम इसको F बल लगाकर आगे की ओर खींचें तो ध्यान दो, ये तुरंत चलने नहीं लगेगा। मान लो चलने लगा, तो यहाँ ध्यान दो, ये जो दोनों पिंड के बीच में रस्सी है ना, जब हम F बल लगाकर खींचेंगे तो रस्सी में तनाव आएगा। इससे तुम लोग संतुष्ट होगे कि जैसे हम m1 द्रव्यमान को खींचे, ठीक, खींच लिए, अच्छी बात है। m1 द्रव्यमान को जब हम खींचेंगे तो m1 द्रव्यमान और m2 द्रव्यमान एक दूसरे से रस्सी से बंधे हैं। यहाँ पर बहुत इत्मीनान से, बहुत सावधानी से समझने की ज़रूरत है।
यम1 द्रव्यमान को जब हम F बल लगाकर आगे की ओर खींचेंगे तो यम1 और यम2 द्रव्यमान एक दूसरे से रस्सी से बंधे हुए हैं। तो जैसे ही हम यम1 द्रव्यमान को आगे की ओर खींचेंगे, यम1 द्रव्यमान से यम2 द्रव्यमान एक रस्सी से बंधा है, इसलिए वह भी आगे की ओर चलने लगेगा। जब ये चलेंगे तो उनके रस्सियों के बीच तनाव आएगा। वो तनाव कैसे होगा? यम2 द्रव्यमान के कारण इस पर इधर की ओर होगा और इसके कारण इधर की ओर होगा, मतलब दोनों के बीच तनाव ये हो गया। अब देखो, चूंकि जब F बल लगा रहे हैं तो पूरा निकाय इधर की ओर जा रहा है, इसका मतलब इस पर एक त्वरण कार्य करेगा, उस त्वरण की दिशा A आगे की ओर होगी। गति की दिशा में होता है त्वरण, इस पर भी एक त्वरण लगेगा, वो भी आगे की ओर होगा। ये क्या है? त्वरण है। ये क्या है? त्वरण है। इतनी बात से अगर तुम लोग सहमत हो तो अब हम काम आगे बढ़ाएं। फिर से समझ लो, यही इतना सब कुछ तकलीफदायक है, यही जिसको समझ में आ गया उसका पूरा काम खत्म। देखो यहाँ पर ये कैसे क्षैतिज तल है, इस क्षैतिज तल पर यहाँ एक यम2 द्रव्यमान का वस्तु है और यहाँ पर देखो कहीं जी की बात नहीं आई, क्योंकि ये लटक नहीं रहा, मुक्त नहीं है, बल्कि क्या है, किसी क्षैतिज समतल पर रखकर काम हो रहा है। यहाँ पर यहाँ यम2 द्रव्यमान का कोई वस्तु रखा है, यहाँ पर यम1 द्रव्यमान का, और दोनों को हमने एक रस्सी से बांध दिया। अब जब रस्सी से बांध दिए और फिर यम1 द्रव्यमान को F बल लगाकर आगे हमने खींचने लगा, तो बल लगाने के कारण यम1 आगे खिसकेगा, यम1 जैसे आगे खिसकेगा यम2 भी आगे खिसकेगा। यम1 यम2 आपस में बंधे हैं तो पहले रस्सी में तनाव आएगा, वो तनाव यम2 और यम1 के कारण इस तरीके से लगेगा आगे पीछे, और वो तनाव बल कैपिटल T होगा। अब आगे ध्यान दो, चूंकि पूरा निकाय आगे की ओर चल रहा है, इसलिए इसमें भी एक त्वरण उत्पन्न होगा आगे की ओर, उसको हम स्मॉल एम नाम दिए। इसमें भी एक त्वरण उत्पन्न होगा, उसको हमने स्मॉल एम नाम दिया। ठीक, अब देखो, ये यम2 और यम1 द्रव्यमान के जो दो पिंड है ना, हम इन दोनों को अलग अलग एनालिसिस करके तुम लोगों को बता रहे हैं। देखो, अब केवल यम2 पर अगर हम चर्चा करें और देखें यम2 पर कितना बल लग रहा है, ये सारी चीज़ें पहले ही क्लियर कर लेनी चाहिए। अगर हमको ये देखना हो कि यम2 पर कितना बल लग रहा है, तो देखो यम2 यही है, यम2 पर तो इधर कुछ लग ही नहीं रहा है, केवल इधर लग रहा है। देखो इधर एकदम खाली पड़ा है, इधर केवल क्या है, तनाव बल T है, और यही एक त्वरण आ गया है A। ठीक, लेकिन अगर हम यम1 द्रव्यमान के पिंड को देखें, तो यम1 द्रव्यमान के पिंड की हालत देखो। यम1 द्रव्यमान के पिंड पर इधर की ओर एक बल देखो F लग रहा है, ठीक, इधर की ओर एक बल T लग रहा है, देखो, और त्वरण तो है ही A। इन सब चीज़ों से तुम लोग संतुष्ट हो कि नहीं हो? ध्यान दो, यही जो फिगर हम बनाए थे, इसी फिगर को हम बाहर एनालिसिस करके तुम लोगों को बता दिए कि यम2 द्रव्यमान की हालत क्या है और यम1 द्रव्यमान की हालत क्या है। तो जब बाहर इसको हम लोग एनालिसिस किए, जब हम इसको बाहर एनालिसिस किए तो हम लोगों को मिला क्या कि यम2 द्रव्यमान पर साफ केवल तनाव आगे की ओर कार्य कर रहा है और त्वरण आगे की ओर कार्य कर रहा है। लेकिन जो यम1 द्रव्यमान का पिंड है, एक बल F आगे की ओर कार्य कर रहा है, उस F के कारण त्वरण आगे की ओर है और रस्सी के कारण तनाव पीछे की ओर है। ठीक, अब इसी चीज़ को देखो, जितनी चीज़ें हम बताएं वो देखो यही चीज़ हम लिखवा दिए हैं। माना यम1 तथा यम2 द्रव्यमान के दो पिंड एक घर्षण रहित तल पर स्थित हैं। देखो
जो एक भारहीन अविन्नत डोरी से बंधे हुए हैं। जब यमोवन द्रव्यमान के पिंड पर, अभी यही नोट तुम लोगों को समझ मिलेगा, जब यमोवन द्रव्यमान के पिंड पर यफ बल आगे की ओर लगाते हैं तो संबद्ध निकाय या संपूर्ण निकाय ए त्वरण से आगे की ओर बढ़ने लगता है, जिसके कारण यम1 व यम2 द्रव्यमान के पिंडों के बीच डोरी में टी तनाव उत्पन्न हो जाता है। कितना तनाव उत्पन्न हो जाता है? टी तनाव उत्पन्न हो जाता है। और जब टी तनाव उत्पन्न हो जाता है तो अब आगे का काम देखो, एक एक को ध्यान दो। देखो ये यम2 द्रव्यमान है, ये यम1 द्रव्यमान है। तो अगर हम ये कहें यम2 द्रव्यमान के लिए, तो अब एक एक को समझो। यम2 द्रव्यमान के लिए जो यम2 द्रव्यमान है उस पर तनाव टी लग रहा है। अब तनाव टी के बारे में समझो। एक रस्सी ले लो, उस पर भार नीचे लटका दो। इसको पार्ट 2 में बसंत गुप्ता सर पढ़ाए होंगे। जब भार हम लटकाते हैं तो भार के कारण, कोई वस्तु लटकाते हैं तो वो भार के कारण बल लगाता है, और जो रस्सी होती है या निकाय होता है या राड होता है, जो भी होता है, उसमें तनाव जो उत्पन्न होता है उस पर लगने वाले बल के क्या होता है? बराबर होता है। तो जो यहाँ पर तनाव लग रहा है वह भी इस पर लगने वाले बल के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो यम1 द्रव्यमान के पिंड के लिए T इज इक्वल टू, देखो F इज इक्वल टू यम ए होता है। तो यहाँ F जो बल है वो यम की जगह पर क्या है? यम2 है। यम के जगह पर यम2 और ये है, तो T इज इक्वल टू क्या लिख दें? यम2 ये। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अब इसी तरीके से अगर हम यम1 द्रव्यमान के पिंड पर काम करें, यम1 द्रव्यमान के लिए, तो देखो हमको क्या मिल रहा है? इस पर दो बल लग रहे हैं, एक तो T और एक तो F। तो देखो दोनों विपरीत हैं, तो यहाँ पर हमको लिखना चाहिए T माइनस F या F माइनस T। क्या लिखना चाहिए? बस तो आगे की ओर जा रहा है, इसका मतलब ये बल ज़्यादा होगा, तो F माइनस T लिखना चाहिए। यानी कि हम यहाँ पर क्या लिखें? यम1A माइनस T इज इक्वल टू F। ध्यान दो, कुल बल निकाल रहे हैं, परिणामी बल यम1 द्रव्यमान के लिए। फिर से ध्यान दो, यम1 द्रव्यमान के लिए परिणामी बल F इज इक्वल टू, देखो इस पर तनाव T इधर है और ये बल यम इधर है, तो परिणामी बल F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ध्यान देना, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इधर है और T इधर है, तो F माइनस क्या होगा? ध्यान दो, F माइनस T होगा कि नहीं होगा? F इधर है और T इधर है, तो F माइनस क्या होगा? T होगा। इज इक्वल टू क्या? यम ए, तो यम ए के जगह पर यम1 है, ए है, तो यहाँ पर लिख दोगे यम1 ए। अगर हम पक्षांतर कर लें तो F इज इक्वल टू क्या मिलेगा? ये इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा T प्लस यम1 ए। आगे देखो, समीकरण 1 में T का मान निकाल चुके हो कि नहीं निकाल चुके हो? तो वो जो समीकरण 1 में T का मान निकाले हो, समीकरण 1 से T का मान रख दो। समीकरण 1 से T का मान रखने पर, तो जब समीकरण 1 से T का मान रखोगे तो यह फिजिकल टू T की जगह पर क्या होगा? यम2A प्लस यम1A। आगे देखो ये F क्या है जानते हो? ये F संपूर्ण निकाय पर कार्य करने वाला बल है। तो F इज इक्वल टू, इस F की अगर हम चर्चा करें तो ये F क्या है? संपूर्ण निकाय पर, तो F इज इक्वल टू यम ए होता है। तो संपूर्ण निकाय का द्रव्यमान ले तो हमको लिखना पड़ेगा यम1 प्लस यम2, और बाई चांस त्वरण दोनों में सेम है तो इंटू ए। यानी इस F को क्या लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू यम1 प्लस यम2 इंटू ए रखने पर, तो इसकी जगह पर क्या मिलेगा? यम1 प्लस यम2 इंटू ए प्लस, यहाँ पर ध्यान दो,
m1 प्लस m2, यहाँ पर ध्यान दो, या फिर मान ही मत रखो, ध्यान दो, जाने दो। f इज इक्वल टू क्या आया, m2a प्लस m1a, तो देखो f इज इक्वल टू a कॉमन ले लो, क्या बचेगा, m1 प्लस m2 बचेगा। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f बाई क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। यही तुम्हारे डोरी में उत्पन्न त्वरण का क्या हो गया, सूत्र हो गया। यही तुम्हारी डोरी में उत्पन्न त्वरण का क्या हो गया। और अगर यही a का मान अगर हम समीकरण 1 में रख दें, अगर हम यही a का मान समीकरण 1 में रख दें तो हमें डोरी में उत्पन्न तनाव का सूत्र मिल जाएगा। तो यही यहाँ पर हम लिख रहे हैं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जब रखोगे तो समीकरण 1 है T इज इक्वल टू m2a। a का मान जरा देखो क्या है, a का मान T इज इक्वल टू m2 तो ठीक है, a का मान देखो क्या है, f बाई m1 प्लस m2। ये जो आ गया ये तुम्हारी डोरी में उत्पन्न तनाव का सूत्र हो गया। अब इसका तुम लोगों को अभी हम नोट उपलब्ध करा दे रहे हैं, इसको एक बार दो बार तुम लोग देखोगे ये पूरा समझ में आएगा। ये तुम लोगों का नोट, हेडिंग देखो है, डोरी से संबद्ध दो पिंडों की गति, और उसका ये तुम लोगों का डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन को तुम लोग ध्यान से देखना और इसका नोट कंप्लीट करना।